हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को शुरू किया था एंड इसका पार्ट ए हमने डिस्कस किया था। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इसका पार्ट बी लेके आया हूँ आपके लिए एंड ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को फिनिश करेंगे एंड इसके साथ साथ हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट की गई थी एंड उस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, उसके क्या मेंबर्स थे। ये सारी चीज़ें हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको हमारी पीडीएफ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो ये इसका ये वाला पोर्शन था पार्ट ए में। एंड ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 30 तक डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बाद हम आज इसको सेक्शन 32 से शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, इसके 103 सेक्शंस हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लेके आया हूं। सो एक सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 क्या कहता है? द लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉज with respect to any of the matters enumerated in the state list except public order and police। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो स्टेट लिस्ट की जो सारी सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ बना सकती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के। तो एक्सेप्शन है यहाँ पे कि भाई पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के सारी चीज़ें जो भी स्टेट लिस्ट में दी हुई हैं उन पे जो है जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो लॉज बना सकती है। दिस इज़ अंडर सेक्शन 13 ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये आप याद रखेंगे, ओके। एंड इसके साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट पे भी लॉज बना सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट के पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो दो आइटम्स हैं इन पे लॉज नहीं बना सकती, ओके। चलते हैं आगे एंड एक और सेक्शन देखते हैं जो कि हमारा है इनकंसिस्टेंसी विद बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर कोई ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में इनकंसिस्टेंसी पैदा कर रहा है, यानी कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट है बिटवीन पार्लियामेंट एंड यू नो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया होगा वो प्रिवेल करेगा। यानी कि अगर एक लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है, एक लॉ पार्लियामेंट का है, दोनों में डिसएग्रीमेंट आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, यानी कि इनकंसिस्टेंसी आ रही है दोनों में, तो क्या होगा कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ओके। तो ये आप याद रखेंगे, ये सेक्शन 35 में आता है। एंड आप ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि दो लिस्ट्स होती हैं, एक हमारी यूनियन लिस्ट है, तीन होती हैं एक्चुअली, एक हमारी स्टेट लिस्ट है, एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहाँ पे भी दिया गया है कि अगर यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट का जो लॉ होता है वो प्रिवेल करता है। एंड यूनियन लिस्ट का लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट हमारा। तो यहाँ पे ये भी आप समझ लें कि असल में जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट के लॉज की बात हो रही है, ये असल में बात हो रही है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना रहा है, चाहे वो यूनियन लिस्ट पे लॉ बना रहा है, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना रहा है। एंड उधर से हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट की है, वो भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना रही है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना रही है। लेकिन अगर दोनों में डिसएग्रीमेंट होता है तो वो लॉ प्रिवेल करेगा जो पार्लियामेंट ने बनाया, यानी कि उसी लॉ को एक्सेप्ट किया जाएगा जो पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है। तो ये 35 सेक्शन के बीच में है, दिया गया है ये प्रोविज़न। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 38। इसमें हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। सो सेक्शन 38 ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये बिल्स की बात करता है कि गवर्नर, आपने देखा होगा कि हमने जब लोकसभा एंड राज्यसभा की बात की तो हमने क्या बोला, लोकसभा या राज्यसभा से बिल दूसरे हाउस में जाती है एंड उसके बाद प्रेसिडेंट के पास बिल जाती है, प्रेसिडेंट बिल पे सिग्नेचर करता है एंड बिल बनती है एक्ट। ये पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो यूटीज़ एंड स्टेट्स में होती हैं वहाँ पे भी पहले हाउस जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे बिल पास होती है एंड उसके बाद गवर्नर के पास बिल जाती है एंड गवर्नर उसको असेंट देता है एंड देन वो एक्ट बनती है। तो इसी तरह से यहाँ पे 38 सेक्शन में दिया गया है कि जो गवर्नर ऑफ जे&के होगा वो किस तरह से बिल्स को असेंट देगा और उसके क्या पावर्स हैं। अगर असेंबली कोई बिल पास करती है, इंट्रोड्यूस करती है,
तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो बिल को एसेंट देगा यानी कि पास कर देगा, वो बिल की एसेंट को विदहोल्ड करेगा यानी कि रोक के रखेगा, या वो बिल को रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कि एक बार प्रेसिडेंट भी इस बिल को देख ले। ओके, एंड इसके बाद एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल टू हिम फॉर एसेंट रिटर्न द बिल इफ इट्स नॉट ए मनी बिल, तो ये बिल को रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है, अगर वो बिल मनी बिल नहीं है। तो गवर्नर बिल को रिटर्न भी कर सकता है इफ़ द बिल इज़ नॉट मनी बिल, अगर वो मनी बिल है तो फिर वो रिटर्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने चार चीज़ें देखी, एक तो एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है बिल को, या फिर बिल को रिटर्न कर सकता है। इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बिल को रिटर्न करेगा, उसके बाद फिर से असेंबली बिल को पास कर रही है, तो तब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो असेंट दे दे या तो वो फिर से प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रखे, लेकिन दूसरी बार वो रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, वो रिटर्न नहीं कर सकता दूसरी बार, ये आप याद रखेंगे। एंड मनी बिल होगी तो वो पहली बार भी रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 38, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक दो बार। ये पीडीएफ इसीलिए मैंने बनाई है कि कहीं से भी जी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आफ्टर दिस वी हैव अनदर सेक्शन जो कि हमारे पास है सेक्शन 41, एंड सेक्शन 41 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बजट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में भी बजट होता है, इसी तरह से स्टेट असेंबलीज में भी बजट प्रेजेंट किया जाता है। एंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर क्या करता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखवाता है। एंड ये किस में दिया गया है, सेक्शन 41 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आई होप आपको, आप जब अपने नोट्स बना रहे होंगे या अगर आप इससे भी याद कर रहे होंगे तो आपको इसको 2-4 बार पढ़ना है एंड ये सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 41 इज एक्चुअली द बजट दैट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। एंड ये प्रेजेंट कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉज टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर किस में दिए गए हैं, सेक्शन 46 में। अब ये क्या है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो हम देख लेते हैं, जस्ट ए सेकंड। तो यहाँ पे लिख रहा है द लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो जो भी काम होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो रूल्स बनाएगी। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, प्रोसीजर्स बनाएगी, किसको, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। जो असेंबली में बिजनेस कंडक्ट होता है यानी कि डिफरेंट तरह के बिल्स पास होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं असेंबली में, तो उन सब के लिए क्या करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। एंड दिस इज अंडर सेक्शन 46 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन है, दैट इज 47th सेक्शन। 47th सेक्शन हमारे पास है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या करेगी, किसी एक लैंग्वेज को या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर ऐसी लैंग्वेज जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जा सकती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये करेगा कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। एंड क्या करेगी, या तो किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी, या फिर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है, या फिर एक से ज़ायद यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर वो लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कहाँ पे यूज़ की जाएगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड दिस इज अंडर सेक्शन 47। कभी कभी आर्टिकल निकल जाता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है, तो उसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आपको सेक्शन है इस एक्ट में, तो इस वजह से जब मैं आर्टिकल कहीं बोल दूँ तो आप समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन। ओके, सो लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं दैट आर इन सेक्शन 14। देन कम्स टू सेक्शन 51 जो कि हमारे पास है सेक्रेटरीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का एक सेक्रेटरीट भी होगा, एंड ये सेक्रेटरीट जो होगा इसको लेजिस्लेटिव असेंबली ही इसकी रिक्रूटमेंट कराएगी। एंड दिस इज अंडर सेक्शन 51। तो
तो क्या करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनको अपॉइंट करेगी, सेक्रेटरीट स्टाफ होगा जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन सब के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, रिक्रूटमेंट्स उनकी होंगी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली खुद करेगी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 54। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेक्शन 54 क्या है, पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स हैं कि वो ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या होता है जब सेशंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये हमारे पास एक सेशन है, ये हमारे पास दूसरा सेशन है, सेशंस के बीच में जो गैप होता है, यानी कि जब हाउस प्रेजेंट ही नहीं होता है, असेंबली जब मिलती ही नहीं है, तब कैसे अगर कोई लॉ की ज़रूरत पड़ जाए तो तब क्या कर सकते हैं, तो तब लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर्स दिए गए हैं सेक्शन 52 के अंडर कि वो ऑर्डिनेंसेस टेम्पररी लॉज होते हैं जिनको पास कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड ये टेम्पररी लॉज जो होंगे बिल्कुल वैसा ही इनका इफेक्ट होगा जैसे कि जो एक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन ये जो हमारे ऑर्डिनेंसेस होंगे ये 6 वीक्स के बाद, यानी कि जब असेंबली फिर से रीअसेंबल हो जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली जब फिर से आके मिलेगी, जब सेशन फिर से शुरू हो जाएगा, तब से लेके 6 हफ्तों तक ये लॉज जो हैं ऑपरेट हो सकते हैं। एंड उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर मार्च में असेंबली फिर से रीअसेंबल हुई तो मार्च से लेके 6 वीक्स तक ये लॉज जो हैं, ये ऑर्डिनेंसेस जो कि गवर्नर ने बनाए थे, ये रहते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो 6 वीक्स आप याद रखेंगे टाइम। ओके, एंड उसके पहले भी इनको क्या किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली उसके लिए क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी, एंड उस रेजोल्यूशन के थ्रू इन ऑर्डिनेंसेस को हटाया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ एक और तरीका है इनको हटाने का कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इनको विड्रॉ कर सकता है किसी टाइम पे, क्योंकि ये उसी ने पास किए होते हैं। तो कितने तरीके हैं, एक तो 6 महीने के रीअसेंबली के 6 वीक्स बाद ये खुद ही एक्सपायर हो जाते हैं, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली इनको रेजोल्यूशन के थ्रू एक्सपायर कर सकती है, या फिर इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी भी ड्रॉ कर सकता है। किसको, ये जो ऑर्डिनेंसेस की हम बात करते हैं सेक्शन 52 के अंडर। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा एटलीस्ट ये सेक्शन 52 और ऑर्डिनेंसेस एंड गवर्नर जरूर याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरह से लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो सेक्शन 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। एंड वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी कि जितनी भी स्ट्रेंथ है असेंबली की उसके 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है, 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर सेक्शन 53। एंड ये एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास है दैट इज सेक्शन 57। इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया गया है अंडर 57 सेक्शन। तो यानी कि पहले यहाँ पे क्या होता था, J&K की लेजिस्लेचर जो था वो बाई कैमरल था। बाई कैमरल होता है जहाँ पे 2 हाउसेज हों, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। तो काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया है, अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब यूनिकैमरल है, ठीक है, क्योंकि एक ही हाउस है। बाई कैमरल होता है जब 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 6 स्टेट्स हैं इंडिया में ऐसे जिनका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। दिस इज 57 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 53 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 52 भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं एंड हमारे पास अब नया पार्ट शुरू होता है दैट इज पार्ट 4 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो यूटी ऑफ लद्दाख को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, दिस इज गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज सेक्शन है दैट इज 58। तो 58 सेक्शन के थ्रू क्या कहा जाता है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। यूटी ऑफ लद्दाख के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 239। एंड अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। President will appoint a lieutenant governor under Article 239 of Indian Constitution for the Union Territory of Ladakh। And ये section कौन सा है J&K Act का, 58। And then we have another part that is part 5th जो कि बात करता है delimitation of constituencies। एक होती है हमारे पास assembly constituencies,
जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होती हैं, दूसरी होती हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो लोकसभा के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 60 जो है वो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है, यानी कि सेक्शन 60 अंडर पार्ट 5 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रोविजन उसमें दिए गए हैं किसके, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली of Union Territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to 114। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि पहले जो सीट्स थी वो 107 थी, अब उसको 114 कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें ये कैसे होंगी 117 से 7 से 14, ये सारा मैं आपको डीलिमिटेशन कमीशन में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखें कि 60 सेक्शन डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात करता है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, एंड इसके साथ साथ ये भी बात करता है कि ST/SCs के लिए रिजर्व होनी चाहिए सीट्स, ठीक है। एंड डीलिमिटेशन कमीशन को हम अच्छे से इसके चैप्टर के एंड में ये वीडियो के एंड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आप सेक्शन 61 को भी अगर देख लें तो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पे ये दिया गया है कि डीलिमिटेशन जो कमीशन होगी उसके ऑर्डर्स होंगे, उनको अप टू डेट रखने के जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं। एंड ये किसमें दिया गया है, सेक्शन 61 में, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेनटेन डीलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट, ठीक है। तो ये किसमें है, सेक्शन 61 में। एंड इसके बाद हम चलते हैं आगे, एंड ये डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग है, एंड मैं आपको ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ये एंड पे समझेंगे। फिलहाल हम पार्ट 6 को देख लेते हैं, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के रिगार्डिंग दो आर्टिकल्स हैं। 65 जो है ये शेड्यूल्ड कास्ट के रिगार्डिंग है, एंड 66 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर के रिगार्डिंग है। तो यानी कि जो कास्ट 65 सेक्शन है J&K एक्ट का, उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1956 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए शेल स्टैंड अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ऑलरेडी जो हमारे पास यहाँ पे SC ऑर्डर 1956 था वो अप्लाई है दोनों यूटीज़ पे। ये सेक्शन 65 में दिया गया है, सेक्शन 66 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग दिया गया है कि यानी कि ऑर्डर 1989 वाला जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989 ये भी अप्लाइड है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को। तो ये दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है SCs एंड STs के रिगार्डिंग। ये SCs के लिए है एंड ये STs के लिए है, ये आप याद रखेंगे। इट इज़ इन पार्ट 6, ओके। इसके बाद हमारे पास है पार्ट 7, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पार्ट 7 की जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, दैट इज मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो ये मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो हैं ये पार्ट 7 में दिए गए हैं, एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास एक सेक्शन है सेक्शन 67। ये बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये भी यहाँ पे बताता है कि जो कस्टडी होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, यानी कि जो भी उसमें पैसा आएगा, यानी कि या फिर जो विड्रॉवल्स होंगे उस वहाँ से, वो क्या होंगे, वो रेगुलेट किए जाएंगे किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल्स बनाएगा उसके लिए। किसके लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो विड्रॉल्स होंगे या पेमेंट्स होंगे उनके रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा। ये किस में दिया गया है, सेक्शन 67। सेक्शन 67 इज रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ J&K यूटी। इसी तरह से सेक्शन 68 हमारे पास है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इनकी कस्टडी कैसे होगी, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं इनकी कस्टडी भी रूल्स के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, एंड वो रूल्स को कौन बनाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे रूल्स बनाए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, एंड जिनसे रेगुलेट किया जाएगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बताया है इसकी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल मेंबर्स जो होते हैं असेंबली के, ओके। आई होप आपको याद है। एंड इसके साथ साथ एक और हमारे पास है कॉन्टीजेंसी फंड, सेक्शन 69। तो कॉन्टीजेंसी फंड की यहाँ तक जब हम बात करते हैं तो कॉन्टीजेंसी फंड के लिए यहाँ पे बताया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे क्या करेगा, रूल्स बनाएगा
जो रूल्स रेगुलेट करेंगे किसको, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी तक आपको ये क्लियर है जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 72, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात करता है ऑडिट रिपोर्ट्स की। आपको पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग भी शॉर्ट में कहा जाता है, ये ऑडिट करता है अकाउंट्स जितने भी होते हैं। एंड ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो अकाउंट्स होंगे उनको जो ऑडिट करेगा, इसकी रिपोर्ट जो होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगा ये, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कैग जो है, कैग लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट देगा अकाउंट्स की, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने वो रखेगा। दिस इज अंडर सेक्शन 72। एंड इसके साथ हमारे पास है Section 73. This is another important section, provisions in the case of failure of constitutional machinery. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर्स में क्या प्रोविजंस हैं, यानी कि अगर JNK-UT की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो तब क्या प्रोविजंस हैं, ये सेक्शन 76 में दिया गया है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर उसको पर्सनली भी लग रहा है या फिर उसको किसी रिपोर्ट के थ्रू गवर्नर बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएं, किसके, JNK एक्ट के, JNK एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएं। यानी कि प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलाया जा रहा है, तो तब क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के थ्रू इस एक्ट के सारे ऑपरेशंस प्रोविजंस को सस्पेंड कर देगा, जितने टाइम तक उसको लगता है कि सस्पेंड कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पावर्स हैं अंडर सेक्शन 73। तो 73 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड देन कम्स द सेक्शन 8 जो हमारा हाई कोर्ट से डील करता है, जो पार्ट 8 ऑफ JNK एक्ट, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की बात करता है। एंड ये क्या कहता है, अंडर सेक्शन 75 के अंदर लिखा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हाई कोर्ट था वो कॉमन हाई कोर्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, ठीक है। तो दोनों यूटीज़ का क्या होगा, कॉमन हाई कोर्ट होगा। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 75 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन पार्ट 8। तो पार्ट भी पूछा जा सकता है, तो पार्ट भी आप याद रखेंगे। देन कम्स टू पार्ट 9। तो पार्ट 9 में क्या है, एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं कि एडवोकेट जनरल होगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। तो 79 सेक्शन के अंडर एडवोकेट जनरल की बात की गई है। एंड एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड ये इतनी क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए जितनी कि एक जज ऑफ हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। एंड ये जो होगा, ये एडवोकेट जनरल जो होगा, ये लीगल मैटर्स पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो गवर्नमेंट होगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उसको क्या करेगा, एडवाइस करेगा, लीगल मैटर्स पे एडवाइस करेगा। कौन, एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। एंड इसके प्रोविजंस किसके अंडर हैं, 79 सेक्शन पार्ट 9 सेक्शन 79, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। देन कम्स द पार्ट 10। सो पार्ट 10 इज एक्चुअली ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। तो क्या हो गया, JNK स्टेट हो गया, टूट गया 2 यूटीज़ में। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 यूटीज़ में जब ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिवाइड हो गया, अब इनका एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू भी क्या होगा, अब अलग अलग तरह से ऑथराइज होगा, ठीक है। एंड सेक्शन 80 किसकी बात करता है, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 80 सेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड की बात की गई है। तो एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन एक्सपेंडिचर की जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का होगा, उसकी बात सेक्शन 80 के अंदर की गई है। एंड 81 के अंदर की गई है ऑथराइजेशन एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो 80 81 आप याद रखेंगे पार्ट 10।
सो पार्ट इज 10th एंड सेक्शन इज 80 एंड 81, दोनों बात करते हैं किसकी, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की, बट सेक्शन 80 करता है J&K के लिए एंड सेक्शन 81 करता है लद्दाख के लिए, ठीक है, लद्दाख। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके रिगार्डिंग एक और यहाँ पे इसी पार्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 82, जो कि रिगार्डिंग है रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है उसके अकाउंट्स की रिपोर्ट के रिगार्डिंग बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो रिपोर्ट्स होंगी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या की जाएंगी, सबमिट की जाएंगी। एंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो इन रिपोर्ट्स को कहाँ पे रखेगा, भेजेगा, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी तरह का हमने ऊपर ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऑडिट्स की, जब हमने बात की थी यहाँ पे, ओके। तो ये काफ़ी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कैग के ऑडिट्स की ये हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली बात कर रहा है, एंड यहाँ पे ये सिर्फ रिपोर्ट्स की बात करता है, ठीक है, रिपोर्ट्स इन जनरल, या दिस वन सेक्शन 82। एंड देन हमारे पास एक और सेक्शन है, एक और पार्ट है हमारे पास, पार्ट 11th ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आई हैव टोल्ड यू देयर आर 14 पार्ट्स, तो हम 11th पार्ट पे पहुंच गए। तो पार्ट 11th हमारे पास है अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा बिटवीन J&K यूटी एंड लद्दाख यूटी, क्योंकि पहले क्या था, J&K स्टेट्स के एसेट्स थे, एसेट्स भी J&K स्टेट से के थे एंड लायबिलिटीज़ भी J&K स्टेट की ही थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब यूटी ऑफ लद्दाख बन गया, अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गया। तो दोनों के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिवाइड करना है, बांटना है। तो ये प्रोविजंस पार्ट 11th में दिए गए हैं। अपॉर्शनमेंट होता है डिवाइड, ठीक है, बांटना एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। तो 84 सेक्शन में क्या दिया गया है, provisions of part of this part shall apply in relation to the apportionment of assets and liabilities of existing state of Jammu and Kashmir। तो यहाँ पे क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो था उसके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगे वो क्या होंगे, वो सक्सेसर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख जो होंगे उनमें क्या किए जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अंडर सेक्शन 84। एंड इसके साथ साथ द अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमेटी। तो इसके लिए एक कमेटी भी बनाएगी, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ अपॉर्शनमेंट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। तो विद इन 12 months में एक कमेटी बनाई जाएगी एंड वो कमेटी जो होगी वो रेकमेंड करेगी कि किस तरह से लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स जो थे J&K स्टेट के उसको डिवाइड किया जाए, बांटा जाए किस में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में एंड यूटी ऑफ लद्दाख में, ठीक है। तो ये विद इन कितने टाइम में होता, 12 months फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, यानी कि जब से एक्ट आया उसके 12 महीने के अंदर अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये सेक्शन कौन सा है, 84, एंड पार्ट कौन सा है, पार्ट 11th। देन कम्स द 12th पार्ट। एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोविजंस एज टू सर्टन कॉरपोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। तो कॉरपोरेशंस या फिर बाकी कोई मैटर अगर है तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो इस पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 12th में। एंड इस 12th पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज़ 85। एंड 85 बात करता है एडवाइजरी कमेटी की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमेटी बिठाएगी, एक या फिर एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटीज़ बिठाएगी विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज़। तो 90 डेज़ के अंडर एक क्या होगी, एक एडवाइजरी कमेटी बिठाई जाएगी एंड वो एडवाइजरी कमेटी कॉरपोरेशंस या फिर बाकी मैटर्स के रिगार्डिंग क्या करेगी, डिफरेंट रिकमेंडेशंस देगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक पावर है तो उसके रिगार्डिंग जो इश्यूज़ थे उस पर भी अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाएंगी। एंड बाकी सारे मैटर्स भी हैं जिनके रिगार्डिंग ये कमेटी डिसीजन लेगी। तो आप जनरली ये याद रखेंगे कि एडवाइजरी कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा वो 85th सेक्शन के अंडर आती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इसमें यह भी आ जाता है कि स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है उसके रिगार्डिंग भी ये कमेटी जो है उसके रिगार्डिंग जो इश्यूज़ होंगे उन पे भी ये डिसीजन देगी। तो ये सारी चीज़ें 85th सेक्शन में आती हैं। देन कम्स द पार्ट 13th जो कि है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो हमारे पास IPS, IAS एंड IFS 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं
एंड मैं आपको बता दूं ये ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग सेक्शन 88 के अंडर प्रोविज़न है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न था इसमें अमेंडमेंट आई 2021 में। तो यानी कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में भी आया। ठीक है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। असल में ये एक्ट तो 2019 में आया था, लेकिन इसको अमेंड किया गया है 2021 में। एंड अब अमेंडमेंट क्या है कि जो J&K के ऑफिसर्स होंगे, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो J&K के लोग होंगे वो किस कैडर में जाएंगे। एक कैडर है जो जिसको एगमुट के नाम से जाना जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनका एक अपना कैडर है। एंड यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं शैल बी वो फंक्शन करेंगे, शैल बी बॉर्न एंड बिकम पार्ट ऑफ एगमुट, यानी कि इस कैडर के पार्ट बनेंगे वो। ठीक है, जो मेंबर्स होंगे IAS, IPS एंड IFS एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, वो क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे एगमुट का, यानी कि इस कैडर का पार्ट बनेंगे। ये 88 सेक्शन में था एंड इसमें अमेंडमेंट आई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने 14th पार्ट, दैट इज पार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस J&K एक्ट। तो ये हमारे पास है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इसमें एक हमारे पास है सेक्शन 94। तो यहाँ पे क्या गया है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 15 जो है उसको अमेंड किया गया है। तो क्या था सेक्शन 15 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो मैं आपको बता दूं ये किस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा है। 1956 में जो आया था उसका जो सेक्शन 15 था उसमें अमेंडमेंट आए हैं, यानी कि पहले वहाँ पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, अब वहाँ पे क्या होगा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख है। तो ये सब्सटीट्यूट किए जाएंगे ये नाम। ठीक है, तो ये क्या है 1956 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसका सेक्शन 15 में अमेंडमेंट है। एंड ये सेक्शन कौन सा है, हमारे J&K एक्ट का सेक्शन 94। तो फिर से आप सुने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाला था, यहाँ पे 1956 मिसिंग है, तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाला अमेंड हुआ है। क्या हुआ है अमेंड, उसका सेक्शन 15। एंड ये किसके अंडर दिया गया है, ये सेक्शन 94 ऑफ J&K एक्ट के अंडर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, यानी कि उसकी जगह दो नाम आ जाएंगे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। एंड इसके साथ साथ लास्ट सेक्शन 95, इसमें क्या है कुछ सेंट्रल लॉज जो हैं वो अब अप्लाई हो गए हैं किस पे, जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे। तो वही सेंट्रल लॉज जो हैं उसकी बात यहाँ पे सेक्शन 95 में ये कर रहा है। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि कितने जो हमारे पास हैं सेंट्रल लॉज जो हैं वो अप्लाई हुए थे, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कितने पार्ट्स थे, अगर आपको याद होगा। 106 सेंट्रल लॉज जो हैं यहाँ पे अब अप्लाई हो गए हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। एंड अब हम सबसे पहले कर लेते हैं बात 5 स्केड्यूल जो हैं। तो फिर फर्स्ट स्केड्यूल में क्या दिया गया है, फर्स्ट स्केड्यूल में बात की गई है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा की बात की जा रही है। एंड राज्यसभा में J&K यूटी से जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में रिगार्डिंग उनके प्रोविजंस रखे गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में किसकी बात की गई है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो मेंबर्स हैं जो कि राज्यसभा में हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात है, ये फर्स्ट शेड्यूल है हमारा। एंड देन कम्स द सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में फिर से बता रहा हूँ राज्यसभा में जो J&K यूटी के मेंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पे प्रोविजंस हैं। एंड सेकंड शेड्यूल में क्या है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर था 1976 वाला उसमें अमेंडमेंट आई है, यानी कि सेकंड शेड्यूल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनकी बात करता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्रीन में लिख रखा हुआ है, सॉरी ब्लू में रखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात जो है प्रोविजन जो हैं वो सेकंड शेड्यूल में है। एंड थर्ड शेड्यूल में किसके प्रोविजंस हैं, थर्ड शेड्यूल में है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रोविजन, जो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1995 था उसमें भी अमेंडमेंट आई है। तो यानी सेकंड शेड्यूल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिगार्डिंग, थर्ड शेड्यूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिगार्डिंग। फोर्थ शेड्यूल में ओथ्स एंड एफर्मेशंस हैं किनकी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि भाई सेंट्रल लॉज जिनकी मैंने अभी अभी बात की 106 सेंट्रल लॉज जो हैं अप्लाइड हैं अब। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्केड्यूल 5 है। इन पे मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं JKPSI से, किसमें, इन स्केड्यूल से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे एंड अब हमारे पास बचता है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक फैक्चुअल डेटा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बिठाई गई, ये 6 मार्च को कॉन्स्टिट्यूट की गई, ठीक है, 2020 यानी कि 2020 6 मार्च को ये सेटअप की गई। एंड इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेंबर जो हैं, एक तो रंजना प्रकाश देसाई हैं जो कि इसकी चेयरमैन थे, हेड थे इस डिलिमिटेशन कमीशन के। इसके साथ साथ और भी एक व्यक्ति थे, सुशील चंद्र, ये ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे मैंने CEC लिखा है। एंड इसके साथ साथ KK शर्मा जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। तो ये 3 लोग इंपॉर्टेंट लोग इसके मेंबर्स थे, ठीक है। एंड ये रिटायर्ड जज हैं, ये जो रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसके बाद इस डिलिमिटेशन कमीशन का काम ये था कि असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उन पे एक रिपोर्ट देना, ठीक है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की, किसके लिए, डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो इस पे एक रिपोर्ट सबमिट की गई है इस डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी JNK एक्ट में मैंने आपको बताया क्या कहा गया था कि 107 से 107 से 111 सीट्स को क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, JNK स्टेट की 111 सीट्स थी, किस तरह से, 46 कश्मीर से थी, 37 जम्मू से थी, 4 लद्दाख से थी। JNK स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये होती हैं अराउंड 87 सीट्स, ठीक है, 87 सीट। लेकिन मैं आपको बता दूं 24 सीट्स जो थी वो किसकी थी, वो थी जो POK के अंडर आती हैं, ठीक है। एंड 87 को अगर 24 आप ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 111 बन जाता है, क्लियर। लेकिन अब क्या हो गया कि लद्दाख की सीट्स हटा दो, अब बचती हैं यहाँ पे कितनी सीट्स, ये अगर हम JNK अभी भी JNK की बात करें, नई सीट्स अभी ऐड नहीं हुई हैं, लेकिन सिर्फ लद्दाख की सीट्स हटाते हैं क्योंकि लद्दाख अलग UT है, ठीक है। तो लद्दाख की 4 सीट हटा दो तो 111 थी, ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कितनी होगी अब, फिर से 107, ठीक है, 107 सीट्स। एंड अब कैसे यहाँ पे चीज़ें होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि 107 सीट्स तो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर UT की हैं, इंक्लूडिंग 24 सीट्स दो दैट आर वैकेंट इन POK, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि जो डिलिमिटेशन कमीशन थी उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि 7 सीट्स जम्मू डिवीज़न में इंक्रीज़ कर दो एंड 1 सीट जो है वो कश्मीर डिवीज़न में इंक्रीज़ कर दो। तो टोटल जम्मू में कितनी होगी, 43, टोटल कश्मीर में कितनी होगी, 47, टोटल होगी 90 सीट्स। कितनी होगी, 90 सीट्स। एंड इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रेजेंटली अब 90 सीट्स हैं, किसकी, 90 सीट्स किसकी हैं, जम्मू एंड कश्मीर UT की, जो कि रेकमेंड की गई हैं किसके द्वारा, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। एंड ये ऑलरेडी एक्ट में कहा गया था कि भाई सीट्स को इंक्रीज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन ने ये सीट्स इंक्रीज़ की हैं। इसके साथ साथ 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो कि अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी JNK में। एंड इसके साथ साथ कुछ बाउंड्रीज़ में रिशफलिंग हुई है, जैसे कि अनंतनाग एंड जम्मू सीट्स जो हैं, यानी कि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा रिशफल किया गया है। जम्मू का पीर पंजाल रीजन जो है, जिसमें राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स भी आती हैं, उनकी जो सीट्स थी उनमें भी रिशफलिंग की गई है। एंड शिया डोमिनेटेड रीजन ऑफ जो श्रीनगर था, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वो जो शिया डोमिनेटेड रीजन की सीट्स थी अब वो ट्रांसफ़र की गई हैं, शिया डोमिनेटेड रीजन जो है अब वो ट्रांसफ़र किया गया है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ठीक है। तो ये डोमिनेटेड रीजन जो शियाज़ का है, अब ये लोग जो हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट डालेंगे, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए थोड़ी सी रिशफलिंग हुई है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। एंड इसके साथ साथ कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि कश्मीरी पंडित्स जो कि यहाँ से चले गए हैं, कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स जो हैं यहाँ के, उनके लिए भी 2 सीट्स रखी जाएं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि 9 सीट्स जो हैं
वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या रखी जाएँ, रिजर्व रखी जाएँ। ये भी कमीशन का रिकमेंडेशन है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं बेसिस क्या थे इस कमीशन के। 2011 का जो सेंसस था उसी बेसिस पे इस कमीशन ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि किस बेसिस पे, किस सेंसस के बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट की गई है। तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब हम देखते हैं कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन होती है इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसके रिगार्डिंग। तो 82 आर्टिकल हमारे पास एक आर्टिकल है, उसमें क्या होता है कि हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट एनैक्ट करता है, एक एक्ट बनाता है। कौन? पार्लियामेंट, अंडर 82 आर्टिकल, ठीक है। एंड ये डिलिमिटेशन कमीशन की मैं बात करूं तो ये क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, अंडर आर्टिकल 82 के अंडर बनाई गई होती है। किसके बाद? जो डिलिमिटेशन एक्ट होता है उसके बाद ये इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है एंड पार्लियामेंट इस एक्ट को पास करता है। किस एक्ट को? डिलिमिटेशन एक्ट को, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है। एंड इसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड ये काम करती है, कोलैबोरेशन किसके साथ इसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिलिमिटेशन कमीशन एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाहर कुछ भी आएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये वो चीज़ है जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास मैं आपको बता चुका था कि एक्ट में कहा गया था कि 107 से 114 कर दो सीट्स को। तो अब ये 107 तो ऑलरेडी J&K की यूटी की सीट्स थी, ठीक है। 107 तो थी ना। जब लद्दाख की 4 सीट अलग हो गई तो 111 में से 107 J&K की बच गई। एंड ये J&K की 107 जो थी इसमें 24 जो हैं वो POK की वैकेंट सीट भी इंक्लूडेड थी। तो अब ये 107 114 कैसे हुई? तो वो ऐसे हुई कि 107 में आप कश्मीर को एक सीट मिल गई तो 108 हो गई। एंड उसके साथ साथ हमारे पास और जो सीट्स हैं वो जम्मू डिवीज़न को ऐड होगी। तो इस हिसाब से अब हमारे पास 114 सीट्स यानी कि प्रेजेंटली, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास 90 सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग SSS। बने रहें इसी साथ हमारे साथ। एंड अगले टॉपिक के लिए कमेंट करें कि क्या टॉपिक आपको चाहिए JKPSI के एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग SSS। एंड जाते जाते आप फिर से सुन लें तो यहाँ पे जो रिकमेंड की गई हैं कमीशन ने सीट्स, टोटल 7 रिकमेंड की गई हैं। 6 जम्मू में हैं एंड 1 किस में है? कश्मीर में। तो टोटल 7 है, ठीक है। एंड पहले कितनी थी J&K की? 107। 24 जो POK हैं उनको लेके। तो अब जब 7 इंक्लूड होंगी तो कितने हो गए? 114। यही 114 की बात कहाँ पे की गई? यही 114 की बात यहाँ पे की गई है, ये जो एक्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको समझ आ गया आप कैसे आइए। शायद मैंने जम्मू में 7 सीट्स बोल दिया था, तो जम्मू में 6 हैं, कश्मीर में 1 है, टोटल 7 है। थैंक यू सो मच।